नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने साइबर क्राइम पर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों की महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सेमिनार में साइबर सेल पुलिस के प्रतिनिधियों ने डिजिटल ठगी, बैंक खातों की चोरी, फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट हैकिंग जैसी समस्याओं और बच्चों में ऑनलाइन गेम्स की लत के बारे में जानकारी दी। महिलाओं को कानूनी प्रावधान और साइबर सुरक्षा के उपाय बताए गए। उन्होंने सभी से जागरूक रहने की अपील की। डालसा झुंझुनू की ओर से साइबर क्राइम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है, जिसके तहत हमने जो साइबर क्राइम सेल के पुलिस स्टेशन से हमने बुलाए हैं वो भी जानकारी देंगे, एवं जो टेक्नो एक्सपर्ट हैं साइबर के बारे में वो भी अभी जानकारी दे रहे हैं। और ये जानकारी स्पेशली जो आजकल देखने को मिल रही है, किस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट बढ़ रहे हैं, बच्चे जो है ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं वो इसके शिकार हो जाते हैं, या कई बार जो है ये फेसबुक अकाउंट आपका हैक हो जाता है, बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं। इसके जो विक्टिम्स होते हैं वो एक तरीके से अपने आप को कई जगह बड़ा हेल्पलेस महसूस करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की आगे सहायता प्राप्त ही नहीं हो पाती कि उनका जो है ये क्राइम किसी प्रकार से रिकॉर्ड पे आए या उनको कोई इसकी किसी प्रकार से भरपाई हो सके। तो इसी के बारे में अपराधी घटित ना हो, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सबको जागरूक किया जा सके। और इसके लिए हमने खास तौर से महिलाओं को इसलिए चुना है क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट जिसे कहते हैं, क्योंकि कई जगह उनकी अपनी कार्य क्षेत्र होता है परंतु मोबाइल भी उनके साथ होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से उनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है, या अनभिज्ञता होने से कई बार आप किसी प्रकार के लिंक को जो है टैप कर देते हैं और ये आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो गलत हाथों में पहुंच जाती हैं। तो उसी से बचाव हो सके, और खासतौर से महिलाओं को हमने आज इसीलिए चुना है कि उनकी ये जानकारी में होना बहुत जरूरी है। एक तरीके से अपने खुद भी उनकी जानकारी बढ़े और अपने परिवारजनों को भी इस बारे में वो जागरूक कर सके, सावधान कर सके। राजस्थान बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने झुंझुनू को बड़ी सौगात दी है। बजट में झुंझुनू वॉर म्यूजियम विकसित करने की घोषणा की। बजट में हुई इस घोषणा के बाद जिले के दोरासर में शौर्य उद्यान और बंद पड़े वॉर म्यूजियम को लेकर ग्रामीणों में उत्साह बढ़ गया है। जनप्रतिनिधि अर्जुन सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। परियोजना पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे शहीदों की स्मृति को सम्मान और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले म्यूजियम का निरीक्षण भी किया गया था। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अधूरी परियोजना जल्द पूरी होगी। बजट में माननीय दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री और भजनलाल जी ने जो बजट पेश किया है उसमें हमारे क्षेत्र के स्थानीय विधायक माननीय राजेंद्र भामू जी के काफी अथक प्रयासों से हमारे गांव में एक बड़ी सौगात जो पहले मिली हुई थी शौर्य उद्यान के रूप में, और उनके कई बार प्रयासों से माननीय दिया कुमारी जी को भी वो यहाँ पे लेके आए थे, रोज की जर्जर हालत दिखाई थी। जो बजट आया है उसमें लगभग 6 करोड़ की लागत से यहाँ पे एक अच्छा, बहुत ही अच्छा म्यूजियम और उसके साथ साथ इसे पर्यटक रूप में विकसित करने की घोषणा दिया कुमारी जी ने की है। हमने कई बार विधायक जी भी इसके लिए मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से मिले। दिया कुमारी जी को जब पिछले ही दिनों 6 महीने पहले जब सैनिक स्कूल में आई थी तो भामू जी ने मुझे निवेदन किया था कि आप एक बार शौर्य उद्यान की विजिट कीजिए, तो उन्होंने यहाँ विजिट की और देख के उनको आश्वस्त किया कि मैं इस शौर्य उद्यान को बहुत ही भव्य और सुंदर, यानी कि इसमें म्यूजियम के रूप में इसे विकसित करेंगे। खाटू धाम में बाबा शाम की विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के लिए मंदिर के पट 19 फरवरी तक बंद रहेंगे। बाबा शाम के पट 18 फरवरी की रात 10 बजे बंद होंगे। मंगल और 19 फरवरी को तिलक श्रृंगार संपन्न होने के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए पट खोले जाएंगे।
श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे पट खुलने के बाद ही धाम आए और व्यवस्थाओं में सहयोग करें। यह कदम दर्शनार्थियों की सुविधा और सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सीकर जिले में 16वीं जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले को करीब 4500 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। जनगणना कार्य के लिए शिक्षा विभाग के करीब 4500 कार्मिकों को प्रगणक और 750 को सुपरवाइजर नियुक्त किया जाएगा। पहले चरण में 16 मई से हाउस लिस्टिंग शुरू होगी, जो 15 जून तक पूरी की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। जिले के 1152 राजस्व गांवों और 490 शहरी वार्डों में जनगणना कराई जाएगी। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य में पूरी सावधानी बरती जाए और प्रत्येक एंट्री का सत्यापन किया जाए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। इसके लिए CMMS पोर्टल पर जानकारी दर्ज करनी होगी। प्रशासन का लक्ष्य सीकर जिले में जनगणना को 100% सफल बनाना है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि वैर विधानसभा क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में क्रेशर संचालन के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। वन मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए कहा कि नियमों में कन्वेयर बेल्ट, ढकना, परिसर की सफाई, वाटर छिड़काव, विंड ब्रेकिंग वॉल और पौधारोपण शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में 62 इकाइयों में से 31 ने प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन किया। दोषी पाए जाने पर नोटिस जारी कर सुधार करवाया जाता है। दोबारा दोषी होने पर इकाई को बंद कर दिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। ब्यावर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री रतन सिंह ने अपराध गोष्ठी में चोरी और अवैध मादक पदार्थ तस्करी की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, संदिग्धों की जांच और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाए, जिससे चोरी और नशा तस्करी में लिप्त अपराधियों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। वहीं लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा, वारंट तामीली, गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश और महिला बाल अपराधों में संवेदनशीलता बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को आमजन के साथ सौहार्द बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रेरणा दी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने सीमेंट निर्माण के प्रमुख घटक क्लिंकर के लदान में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। DRM श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मंडल के मेड़ता रोड बीकानेर रेलखंड स्थित मारवाड़ मुंडवा स्थित मैसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड गति शक्ति कार्गो टर्मिनल साइडिंग से क्लिंकर लदान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके चलते लदान किए जाने वाले रैंकों की संख्या और इससे राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। चालू वित्त वर्ष में मेड़ता रोड बीकानेर रेलखंड स्थित मारवाड़ मुंडवा से 200 रैंकों का लदान किया गया, जिससे रेलवे ने 90 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 53% अधिक है। निर्धारित लक्ष्य 4.5 लाख टन था, लेकिन जनवरी 2026 तक करीब 1.25 लाख टन लदान पूरा हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे में स्थित जोधपुर डिवीजन पूरे जोन का सर्वाधिक लदान करने वाला डिवीजन है। हमारे पास जो मारवाड़ मुंडवा साइडिंग है, वहां पर कार्गो टर्मिनल है, जहां पर इस वर्ष 200 रैक का लदान किया गया है और उससे हमने लगभग 90 करोड़ की आय अर्जित की है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, इस समय में हमने 31 करोड़ एक्स्ट्रा और 84 रैक्स एक्स्ट्रा की लोडिंग की है पिछले वर्ष की तुलना में। इसके अलावा अभी पूरे हमारे इस डिवीजन में 8 ऐसी साइडिंग्स हैं जो निर्माणरत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में ये सारी साइडिंग एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी और उस समय जोधपुर डिवीजन का माल का लदान अभी की तुलना में लगभग डबल हो जाएगा। लूणकरणसर में राज्य स्तरीय पशु मेले का समापन हो गया।
सीओ रणवीर सिंह और पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर कुलदीप चौधरी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार और प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। रंगोली, मेहंदी, कबड्डी और रस्साकस्सी में विजेता टीमों को ट्रॉफी दी गई। योग प्रदर्शन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मेला सचिव डॉक्टर बीरमाराम ने आयोजन में सहयोग देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और दूर दराज से आए पशुपालकों का धन्यवाद किया। अतिथियों ने मेले को सफल और भव्य आयोजन बताते हुए सराहा। नई शुरुआत है। पशुपालकों के लिए प्रतिस्पर्धा का एक मंच है, वो अपने खरीद फरोख्त भी पशुओं कर सकते हैं। दूसरे जो पशुपालक आते हैं वो एक दूसरे अच्छे नस्ल के पशुओं को देखते हैं तो वो प्रेरित होते हैं कि सामान्य पशु के बजाय जो ट्रू टू ब्रीड एनिमल्स है उनका वो पालन पोषण करे और उससे आर्थिक लाभ रहे, जैसे उसके जीवन यापन है वो अच्छी तरीके से उसका। विभाग ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया। 11 जिलों के अंदर ये नए तरीके से पशु मेला आयोजन का किया है, इसके लिए विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेला माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग और अपने क्षेत्र के मंत्री महोदय के सानिध्य में या उनकी वजह से हुआ। इसमें पशुपालकों को बहुत सारी प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें उन्नत नस्ल की गाय, उन्नत नस्ल की भैंस, नर मादा, उन्नत नस्ल की बकरी, उन्नत नस्ल की भेड़ और सभी तरह के जैसे घोड़ी, सभी तरह की प्रतियोगिता हुई। उनको अच्छी नस्ल का प्रदर्शन करने का मौका मिला। इसमें खरीद फरोख्त हुए पशुओं को जो विक्रय करने वाले थे उन्होंने पशुओं को अपने यहाँ बेचा और जो अच्छे नस्ल के लेना चाहते उन्होंने भी यहाँ लिया और सबने बहुत अच्छी तरह से उमंग और उल्लास के साथ इस पशुपालन मेले में भाग लिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा जी के बजट घोषणा के तहत ये जो आयोजन मेले का किया गया है राज्य स्तरीय का, इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं जिसमें नर मादा गोवंश, नर मादा भैंस वंश, नर मादा भेड़ वंश व नर मादा बकरी वंश और अश्व वंश का किया गया प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चयन किया गया नस्ल के आधार पर। उसके अलावा मेले के आकर्षण के रूप में विभिन्न प्रकार के रस्साकस्सी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, अग्नि नृत्य मुख्य आकर्षण रहा। मैं राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी सोच वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे स्तर पर मेला का आयोजन किया और हमें पिछड़े हुए किसानों को आगे आने का मौका दिया। गंगापुर सिटी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार बेनीवाल ने बैठक की, जिसमें व्यापारियों, स्कूल संचालकों और आमजन से सुझाव लिए गए। बैठक में तय हुआ कि सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। निर्धारित पार्किंग का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। स्कूलों में बड़ी बसों की जगह छोटी बसें चलेंगी। बसों की जांच के लिए फिटनेस जांच अभियान चलेगा। प्राइवेट बस स्टैंड को शहर से बाहर शिफ्ट करने और पुरानी अनाज मंडी में स्थायी पार्किंग बनाने पर भी विचार किया गया। व्यापार मंडल है, स्कूल वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, बस यूनियन है, ट्रक यूनियन है, इसके साथ तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी और बैठक में चर्चा की गई है। कुछ बिंदु तय किए गए हैं और आगामी दिनों में उन बिंदुओं पर काम किया जाएगा और उम्मीद यही है कि ट्रैफिक व्यवस्था है उसके अंदर सुधार किया जा सके। ये कब से हो जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था? ये आज से ही इसके ऊपर हमारी टीमें काम कर देगी। कुछ बिंदु हमने तय किए हैं, उन बिंदुओं के ऊपर लग के और बाकी जो प्योरली एंड प्योरली जो पुलिसिंग एंगल से जो काम होना है वो तभी से चालू होगा। प्राइवेट बसेस के बारे में बात हुई, उसके लिए जगह आइडेंटिफाई करके प्राइवेट बसेस को बाहर लेके जाना, कुछ अंदर गाड़ियों के स्टैंड के लिए जगह है वो आइडेंटिफाई करके ताकि गाड़ियां वहां पार्क हों। हैवी व्हीकल जो हैं उनकी टाइमिंग हमने डिसाइड की, उस टाइमिंग के बाद में वो लोग शहर में घुसें और सुबह 7 बजे से पहले वो लोग अपना माल अनलोड करके शहर से बाहर चले जाएं। उसके बाद में जो मार्केट के अंदर जो व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आगे तख्ते लगाए हुए हैं, उसके बाद बाहर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर लेते हैं। नगर परिषद ने उनको पार्किंग दे रखी है। तो आप सभी के माध्यम से अपील है कि वो सभी अपनी गाड़ियों को जो पार्किंग है डेजिग्नेटेड वहां लगाएं और जो उन्होंने अब तख्ते लगा लगे आगे शहर के अंदर अतिक्रमण किया हुआ है वो अपने तख्ते हटाएं और नहीं हटाएंगे तो सारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उस पर जो हमारी टीम है वो काम करेगी। शहर के एसडी कॉलेज में राजस्थान का पहला संगीत शोध केंद्र और वाद्य संग्रहालय शुरू हुआ। अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश कुमार अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया।
इस संग्रहालय में विभिन्न दुर्लभ वाद्यों का अभूतपूर्व संग्रह है, जो भारतीय संगीत की परंपरा के संरक्षण और शोध को बढ़ावा देगा। यहाँ विद्यार्थियों को वाद्यों को देखने, समझने और उनकी ध्वनि का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। भामाशाह प्रोफेसर देवकी नंदन डाणी और ओम प्रकाश डाणी के सहयोग से इसे भव्य रूप दिया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने वैदिक शांति पाठ और लोक संगीत की प्रस्तुति दी। ब्यावर जिला प्रशासन के प्रयासों से राजस्थान सरकार ने अमृत कौर चिकित्सालय को 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीना की ओर से भेजा गया था। इस राशि से राजकीय अमृत कौर जिला चिकित्सालय के भवन और सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। डॉक्टरों के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था होगी और मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इससे ब्यावर सहित राजसमंद, पाली और भीलवाड़ा के लोगों को लाभ होगा। बजट में मसूदा में औद्योगिक विकास और ब्यावर में ग्रीन ऑक्सीजन गार्डन बनाने की घोषणा भी की गई है। दिनांक 11 फरवरी को हमारा राज्य का बजट विधानसभा में पेश किया गया था और बजट घोषणा के अनुसार ब्यावर जिले के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। ब्यावर के राजकीय अस्पताल AKH के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट अनाउंसमेंट हुआ है, जो जिला प्रशासन और आम जनता की रिक्वेस्ट पर बजट अलॉटमेंट एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके साथ ही ब्यावर जिले के लिए ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में इरिगेशन के छोटे जितनी भी स्कीम है उनके लिए 35 करोड़ का एक बड़ा बजट अलॉट हमें हुआ है, जो क्षेत्र के विकास और नहरी तंत्र को मजबूत करेगा। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि खेल सुविधाओं के लिए विजयनगर में एक खेल स्टेडियम और ब्यावर शहर मुख्यालय पर सम्राट चौहान खेल स्टेडियम के विकास के लिए भी बजट अनाउंसमेंट किया गया है। इसके साथ ही सड़क निर्माण के क्षेत्र में निवेदन करना चाहूँगा कि जिले में 3 सड़कों के लिए 240 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया है, जो एक तो विजयनगर ब्यावर से और एक जैतारण बलाड़ा और बलुपुरा रेल मगरा सर्किल के लिए बजट अनाउंसमेंट किया है। 240 करोड़ रुपए का एक अच्छा एक बजट है ब्यावर जिले के लिए। साथ ही सैनिक कल्याण हेतु ब्यावर जिले में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स निर्माण की भी घोषणा की गई है। साथ ही मसूदा के औद्योगिक क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी कुछ डेवलपमेंट के काम कराए जाएंगे। इसके साथ ही पर्यावरण के लिए ऑक्सीजोन्स के रूप में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। जैतारण के मकर मंडी माता मंदिर में विकास कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही कुछ जैतारण में PHED JN कार्यालय और खास तौर से ब्यावर जिले में मिनी सचिवालय निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी बजट घोषणा की गई है। जोधपुर में नाड़ी परीक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के तहत ऑफलाइन हैंड्स ऑन प्रशिक्षण आयोजित हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल के नेतृत्व में पूर्व कुलपति वैद्य बनवारी लाल गौड़ ने नाड़ी परीक्षण के गूढ़ ज्ञान पर व्याख्यान किया। उन्होंने कहा कि नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद की प्राचीन रोग निदान विधा है, जिसके निरंतर अभ्यास से चिकित्सकों को नाड़ी परीक्षा में सफलता मिलती है। मुंबई से आए नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य संजय छाजेड़ ने रोगियों पर नाड़ी प्रशिक्षण का प्रायोगिक अभ्यास करवाया। इस 1 माह के पाठ्यक्रम में देश भर से 31 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। सीकर जिले में आगामी जनगणना अभियान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिला परिषद सभागार में अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना से जुड़े विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ADM रतन कुमार ने कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर नीतियां और योजनाएं तैयार की जाती हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों से जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। SDM अनिल शर्मा ने प्रशिक्षण सत्र में डिजिटल माध्यम से डेटा संग्रह, हाउस लिस्टिंग और सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी दी। प्रशिक्षण में जनगणना कार्य से जुड़े पर्यवेक्षकों और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
भारत सरकार की ओर से आगामी 1 अप्रैल से लागू किए जा रहे आयकर अधिनियम 2025 को लेकर आयकर विभाग जोधपुर ने कुचामन सिटी में संभाग स्तरीय जागरूकता सेमिनार आयोजित किया। इसमें कर सलाहकार, उद्यमी और करदाता शामिल हुए। अपर आयकर आयुक्त अरविंद कुमार गहलोत ने कहा कि नया कानून सरल और पारदर्शी होगा, जिससे कर अनुपालन आसान बनेगा। विभाग का उद्देश्य करदाताओं को जागरूक कर स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाना है। सीए मुकेश डालुका ने इसे छोटे व्यापारियों के लिए राहतकारी बताया। कार्यक्रम में नए प्रावधानों और प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। भारत सरकार ने एक नया इनकम टैक्स बिल लाई है, 1/4/26 से शुरू होगा। इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज कुचामन आए थे और हमने जो पुराना जो एक्ट है, भारत सरकार ने उसको जो है काफ़ी सरल कर दिया है। उसके जो सेक्शंस और प्रोविजंस थे उनकी जानकारी देने के लिए आज कुचामन में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें कई तरह के जो डिडक्शंस थे, एग्जेम्पशंस थे, लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी पढ़ने में, समझने में, उसके बारे में जो है जानकारी दी गई। उससे कहा गया है कि इस एक्ट को आप पढ़ें, समझें और आगे जो व्यापारियों को जो है ये समझाएं और जिससे वो अपना टैक्स जो है आसानी से भर सके और उनको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो सेक्शंस थे, जो रूल्स थी, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। नए इनकम टैक्स एक्ट में उसकी संख्या को कम किया गया है। निश्चित रूप से पुराने इनकम टैक्स की तुलना में यह जो नया कानून है वो सरलीकृत है और बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है। एक टैक्स प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि व्यापारी भी उसको आसानी से समझ सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसकी अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर सकता है। उस दृष्टि से नया कानून जो है काफी सुदृढ़ है और अपने आप में एक नई पहचान होगा भारत सरकार के लिए। भारत सरकार की तरफ से ये सभी व्यापारियों के लिए एक अच्छा गिफ्ट है। इस बार जो मैं नया जो एक्ट में जो प्रोविजन अभी आपने सुने समझाए, उसमें बहुत से सेक्शंस में परिवर्तन है। उसमें विशेषकर रूप से कि जैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग अपन ये फील करते हैं कि हमारा कुछ उसमें एडिशन होने वाला है, तो वॉलंटरली हम एडिशनल टैक्स पे करके भी उसको जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा जो पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के अंदर डिफरेंस होता था, मेरा असेसमेंट ईयर 25-26 है, मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 है, वो हमेशा कंफ्यूजिंग होता था। अब डिपार्टमेंट ने दोनों को कॉमन कर दिया। इसी तरह से सभी सेक्शंस में उन्होंने अमेंडमेंट किया। सेक्शन 10 जो एग्जम्पशन का है उसको भी काफी सिंप्लीफाई किया है, रिलेटिव की डेफिनेशन को भी और भी डिफाइन किया है। पहले से बहुत इजी हुआ, कंप्लायंस भी इजी हुई और लॉ भी इजी हुआ। डाइट कुचामन सिटी में 10 से 14 फरवरी तक प्रश्न निर्माण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य असेसमेंट पोर्टल पर दक्षता और उच्च सोच आधारित प्रश्न अपलोड करना है। बीकानेर SCERT से प्रताप सिंह राठौड़ ने कहा कि जब पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है तो शिक्षकों को भी अपने दृष्टिकोण और कार्यशैली में परिवर्तन लाना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज केवल पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों से काम नहीं चलेगा, बल्कि विद्यार्थियों की समझ, विश्लेषण क्षमता और रचनात्मक सोच को विकसित करने वाले प्रश्न तैयार करने होंगे। शिक्षकों को बदलते समय के अनुसार रचनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रश्न तैयार करने होंगे। उन्होंने सरल भाषा और ब्लूम टैक्सोनॉमी पर जोर दिया। हाल ही में SRP असेसमेंट सेल RSCERT उदयपुर से ट्रांसफर होकर कुचामन पहुंचे। उम्मेद सिंह शेखावत ने भी गुणवत्तापूर्ण प्रश्न बैंक की आवश्यकता बताई। कार्यशाला में कक्षा 1 से 6 तक के नए पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।